तो इमोशनल स्ट्रेंथ पे बात करेंगे आज थोड़ी-सी। किसी ने आग्रह किया कि इस पर कुछ बोलिए, इमोशनल स्ट्रेंथ कोई नई टर्म है। बात तो बहुत सिंपल है लेकिन ये टर्म थोड़ा नई है साइकोलॉजी में, इमोशनल स्ट्रेंथ। तो इसका रफली मतलब मेरे ख़्याल से ये है कि जब कोई ऐसी घटनाएँ होती हैं, जिससे बहुत धक्का-सा लगता है, अ, तो हम कितनी जल्दी सँभल पाते हैं या नहीं सँभल पाते। जैसे परिवार में डेथ हो गई किसी की, कोई हमको बहुत प्रिय है, तो उससे जो दुःख होता है, किसी ने दिल तोड़ दिया किसी का, ये जवान लोगों के साथ बहुत होता है। या बिज़नेस में बहुत घाटा हो गया, या जो सोच के आपने कोई काम किया था, सफलता नहीं मिली, तो उससे जो शॉक लगता है, उससे जो खराब लगता है मन को, तो उसके उसके कई प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। जैसे परीक्षा में ही कोई फ़ेल हो जाए, मेरे ख़्याल से हर साल ही कहीं न कहीं परीक्षा के कारण कोई न कोई आत्महत्या कर देता है। प्रेम के कारण भी आत्महत्याएँ होती हैं कि जी धोखा दे दिया किसी ने किसी को। आत्महत्या नहीं भी होगी तो बहुत ज़्यादा उदास, जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और इस तरीके के किसी भी लॉस के कारण, किसी डेथ के कारण। तो इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि कैसे हम ये इतने शक्तिशाली बने कि डील कर सकें ऐसी स्थिति में। और कुछ रोज़मर्रा की भी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई कोई आदमी है, वो आपको लगता है कि जानबूझ के अ, ऐसा काम करता है कि आप इरिटेट हो जाएँ या आप इंसल्टेड महसूस करें, आपको खराब लगे, कोई जानबूझ के ऐसा करता है, ऐसा लगता है आपको, और आपको रोज़-रोज़ वो झेलना पड़ता है। ये ऑफ़िस में हो सकता है कि बॉस है, भेदभाव करता है, अ, मेरे ही साथ अ, दुर्व्यवहार करता है, मेरी इंसल्ट कर देता है, मेरे को कहता है कि तुम ठीक काम नहीं करते, इत्यादि। या पति-पत्नी के बीच हो सकता है। तो कैसे करके स्ट्रॉन्ग बनें? तो मेरे ख़्याल से लगभग यही बात साधना में जब हम करते हैं तो उसको समता बोलते हैं, समता भाव, इक्वानिमिटी, समता। समता का यही मतलब है कि जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसको तटस्थ भाव से देखो। जैसे कि ये ध्यान में भी होता है कि ध्यान में आप बैठे हैं, तो जो भी आपको अनुभव हो रहा है अपने अपने शरीर में या मन में, उसके प्रति तटस्थ। जो भी दिमाग में चल रहा है, उसके प्रति तटस्थ। तो तटस्थ का मतलब ये नहीं कि जैसे परिवार में कोई डेथ हो जाए और आपको कुछ हो ही ना, उसको तो पत्थर दिल बोलते हैं ना, तो हो ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दुःख तो होगा, आघात तो लगेगा, लेकिन हम कितनी जल्दी सँभल पाएँगे, ये डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा ब्रेन कितना तैयार है। तो न्यूरोलॉजिस्ट तो बोलेगा कि जो लोग आत्महत्या तक पे पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उनका ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच ये जो ब्रिज होता है, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, वो कमज़ोर होगा। वो कमज़ोर होगा तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच बैलेंस नहीं है, तो कोई इमोशनल बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल आघात लगा, तो क्योंकि बैलेंस नहीं है इसलिए भावावेश में इंसान कोई भी गलत फैसला ले लेता है। ये कॉर्पस कैलोसम कैसे ठीक हो?
तो इसके 2 अचूक तरीके हैं, एक है क्रिएटिविटी, ज़िंदगी में थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश कीजिए, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है कि गड़बड़ चीज़ों से बचें, जैसे कि ये स्मार्टफ़ोन का बहुत ज़्यादा उपयोग जो लोग करते हैं, दुरुपयोग कहना चाहिए कि मतलब अनावश्यक चीज़ें भी उसमें देखते रहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सोते समय हम अपने को पूछें भई, जितना आज मैंने स्मार्टफ़ोन यूज़ किया, मान लीजिए कि 5 घंटा किया, 6 घंटा किया, यूज़फुल कितना था? हो सकता है कि हमें लगे कि यूज़फुल तो वही 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं था, तो उसका उपयोग कम करें। फिलोसोफर्स कहेंगे कि भई असली कारण ये है कि इम्बैलेंस आ गया है पूरे समाज में। ये जो यिन yang का सिंबल है कि ज़िंदगी 2 चीज़ों से बनी है। ये जो सफ़ेद मछली है, ये इंटेलेक्चुअल साइड है, जिसको हम आम तौर पे दिमाग कहते हैं। जो काली मछली है, ये इमोशनल, क्रिएटिव, माँ वाला पक्ष है। तो जो इमोशनल वाला जो इलाका है, वो कम होता जा रहा है और जो दिमाग वाला है, वो हावी होता जा रहा है। तो इसको इसको श्रिंक कर दिया है हमने। मतलब जो माँ वाला इलाका है, जो जो हमको नरिश करना था जिसने, वो छोटा पड़ गया और ये बहुत बड़ी कमी है ज़िंदगी में। इंसान के लेवल पे भी और समाज के लेवल पे भी, व्यवस्थाओं के लेवल पे भी। तो जो संत लोग हैं, जितना ज़्यादा बैलेंस्ड संत होगा उतना वो बहुत आसानी से किसी भी आघात को झेल लेगा। ये कहानी है ना कि अ, भगवान बुद्ध के पास कोई आया, बहुत ज़्यादा आग बबूला और उसने सीधे उनके चेहरे पे थूक दिया और ये बुद्ध ने अपने चीवर से अपना वो मुँह साफ किया, बहुत आराम से और बहुत मुस्कुराते हुए उसको पूछा, "आपको कुछ और कहना है?" जबकि जो दूसरे मंक थे जिनको कई-कई साल भी हो गए थे ध्यान करते हुए, उनके चेहरे लाल पड़ गए थे गुस्से से। तो वो आदमी जब उसको बोला कि कुछ और कहना है, कुछ नहीं बोल पाया, वापस चला गया। तो ये इतना कमाल का बैलेंस कि कुछ नहीं हुआ। तो ये तो बात है जो इतने उच्च कोटि के संत हों। लेकिन ध्यान से परिवर्तन आना शुरू होता है। हम किसी भी स्टेज में हों अगर हम ध्यान करना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अ, परिवर्तन आएगा और ये जिसको इमोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं वो हमारी बढ़ेगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे मन में होता है ना कि ऐसी ज़िंदगी हो, जहाँ सब अच्छा ही अच्छा हो। मेरे आस-पास जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे हों, मेरी कोई निंदा ना करे मेरी हो तो तारीफ़ ही हो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, जो मुझे अच्छा लगता है वही हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो ना हो। तो ऐसे माहौल में ग्रोथ नहीं होगी, इंसान की ग्रोथ नहीं होगी। एक संत हैं गुरजेफ, गुरजेफ बोलते थे कि एक तो कम्युनिटी होनी चाहिए, उसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, अकेले रहने की बजाय और उस कम्युनिटी में कि कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा, अलग-अलग प्रकार के लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट है, आपको कोई चीज़ खटक रही है, खराब लग रही है, तो वो मौका है, तब आप देख सकते हो अपने को, अपने अहंकार को। मुझे जो कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी छुआए, कि जो आपकी आलोचना करे, निंदा करे, वही खटकता है ना हमें आम तौर पे। कि भाई और तो तारीफ़ कर रहे हैं और सब ठीक-ठाक बोलते हैं, ये एक आदमी है जो मुझे मतलब क्रिटिसिज़्म करता है। तो कबीर जी कहते हैं उसको उसको बहुत इज़्ज़त से और आँगन कुटी छुआएँ अपने पास रखो एकदम। क्योंकि वो कि आपकी
आपकी आत्मा को निर्मल कर देगा, बिना ही साबुन के आपकी आत्मा को धो देगा, एकदम से साफ कर देगा। तो इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है आपको, तो कबीर जी कहते हैं कि वो मौका है। मतलब 2 प्रकार की रिएक्शंस हो सकती हैं हमारी। एक तो ये कि जो आम मानसिकता है कि हम मन ही मन में सोचें कि ये ऐसा, वो वैसा और तब किसी और के पास जाकर के बोलें, देखो जी उसने मुझे ये बोला, वो बोला और ज़्यादातर लोग एग्री भी कर जाते हैं। मतलब कोई आपके पास आया किसी और के बारे में बोलने कि उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, ये किया, ऐसा बोलना चाहिए था उसको और आप भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं कि ना, ना, ऐसे कैसे बोल दिया उसने? जबकि आपको लग रहा है कि शायद उसने ठीक बोला होगा। तो अब ये बढ़ता जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि कोई आलोचना करे तो वो मौका है आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। बुरा लगा, किसको लगा? आपको मारा तो नहीं ना? बुरा किसको लगा? आपके मैं को, आपके अहंकार को बुरा लगा। तो अहंकार कहाँ से आता है? हमने इमेज बनाई रहती है अपनी। मेरे को बोला, तो कोई तो सोचता है मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे को कैसे बोल दिया? अच्छा, कोई ये है कि मैं इम्पोर्टेंट चाहे नहीं भी हूँ, फिर भी कैसे बोल दिया? ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। तो बात ये है कि हम बदल अच्छा कोई-कोई तो जैसे बारिश हो रही है और उदास हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं और आकाश को गाली देने लगते हैं, बारिश को गाली देने लगते हैं। अभी आना था इस बारिश को, अब मुझे तो ज अपने दोस्त को मिलने जाना था, मुझे बाज़ार जाना था, वो ज़रूरी काम था। तो इसमें ये समता भाव कि भई हम मौसम को नहीं बदल सकते और हम दूसरे इंसान को भी नहीं बदल सकते। हर एक इंसान जैसा है, कुछ कारण होगा। पीछे से कारण हैं उसके कई-कई कारण हैं। आप केवल अपने को ठीक रख सकते हो। किसी भी परिस्थिति में सबसे बढ़िया जो रास्ता है, वो ये है कि आप अपने पे फ़ोकस करो। कुछ भी हुआ, कोई भी घटना हुई, किसी ने कुछ भी बोल दिया, कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो गई अ, आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, आपका जो प्यार करता था, हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया आपको, परिवार में डेथ हो गई, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, कुछ भी हो गया, आप बदल नहीं सकते उसको तो, लेकिन आप अपने को ठीक कर सकते हो। सदमा तो लगेगा, उसको ठीक कर सकते हो। ठीक करने का क्या उपाय है? अपने को ऑब्ज़र्व करो, वही है, ध्यान वही है और मुझे काफ़ी लोग मिले, जो कहते हैं कि हमारी तो वही दवाई है। खराब लगा, बैठ जाओ केवल ध्यान करो, कुछ मत उस घटना को मत दोहराओ। आप मेडिटेशन करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखोगे कि वो पिघल गया। वो जो भी कारण था, जो भी बात थी, वो पिघल गई। मैं एक छोटी-सी घटना अब इस पे तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन एक छोटी-सी घटना से इसको इस बात को पूरा करूँगा कि एक बार मेरे पास एक मेरे दोस्त आए। यहाँ कोई मीटिंग चल रही थी और उसमें किसी ने शायद दारू-दूरू पी के और इंसल्ट कर दी उसकी। काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे कोई आदमी था और मेरा दोस्त भी था। तो वो सुबह-सुबह आ गया, हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे कि आनंद जी मैं तो छोड़ रहा हूँ, ये ऐसे ही मेरी इंसल्ट कर दी, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा यार अच्छा अभी तो मुझे स्कूल जाना है, स्कूल असेंबली है, तो फिर बाद में मिलेंगे, अभी अभी चलो तो मेरे साथ। उधर ही उसको भी जाना था। फिर स्कूल आ गया तो मैंने कहा टाइम है तो थोड़ा असेंबली में आ जाओ। तो उसने कहा कि हाँ, मीटिंग वैसे शुरू होने वाली है, मैं नहीं जा रहा मीटिंग में, मुझे तो रिज़ाइन करना है। बहुत मूड ख़राब उसका, पर असेंबली में आ गया। असेंबली में पहले ध्यान हुआ, 10-12 मिनट का हम ध्यान करते हैं। उसके बाद संगीत हुआ, तो संगीत भी डिवोशनल इंस्पायरिंग संगीत और करीब 45 मिनट के बाद तब मैंने बोला भई
बच्चों आज मेरे एक मित्र आए हैं और उनको बोला भई अपने बारे में थोड़ा-सा बता दो। तो उसका चेहरा ही बदला हुआ। उसने पहले ही बोला यार बच्चों तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? और तो उसको छोड़ने में थोड़ा आगे तक मैंने कहा 100 मीटर आगे तक चला जाता हूँ। बाहर निकलते ही उसने बोला कि मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, छोड़ना क्यों है? छोटी-सी बात थी, उसने इंसल्ट कर दिया तो कर दिया। मतलब वो एकदम सही हो गया उतनी देर में, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो वो जो ध्यान 10-12 मिनट का ध्यान हुआ, उसके बाद संगीत हुआ, इतने में उसका मन बदल गया, उसको शक्ति मिली कोई। तो कैसे खुद को शक्तिशाली बनाएँ, यही है इमोशनल स्ट्रेंथ। खुद को कैसे शक्तिशाली बनाएँ और उसका जो एकदम तुरंत रास्ता है वो मेडिटेशन है और पहले से अगर आप कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे तब इफ़ेक्टिव होगा, अचानक तो नहीं होगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से हम बनाना शुरू करें कि उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें अ, उसमें संगीत हो और अ, उसमें निस्वार्थ सेवा हो, हम ग्रैटिट्यूड क्योंकि इन चीज़ों से अ, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं हर तरह से। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करें, निस्वार्थ सेवा की प्रैक्टिस करें और ध्यान का अभ्यास करें, तो किसी भी परिस्थिति में हम काफ़ी बैलेंस्ड रह जाएँगे।